एक मिनट लिखो हेडिंग चैप्टर 3 वैद्युत रसायन। और फिर सबसे पहले अपन वैद्युत रसायन की परिभाषा लिख रहे हैं, सुनना। एक होती है वैद्युत रसायन का, जब मैं संधि विच्छेद करता हूं तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो सुनना परिभाषा क्या होगी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य अंतः परिवर्तनों का या विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। देखो वैद्युत आ रहा है और रसायन भी आ रहा है, मतलब दो प्रकार की ऊर्जाओं की बात करेंगे, एक विद्युत ऊर्जा और एक रासायनिक ऊर्जा। तो लिखना रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें वैद्युत रसायन कहते हैं। अब देखना, अपन बात करते हैं सबसे पहले इसमें चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण आप खुद जानते हैं कि चालकता के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होते हैं चालक, एक होते हैं कुचालक और एक होते हैं अर्धचालक। ठीक है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। सिंगल ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल होती है सभी धातुएं। ठीक है, सभी धातुएं चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करती हैं। ये चालक पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक चालक और एक होते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। एक होते हैं धात्विक चालक और एक होते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। दूसरा पदार्थ बात करें कुचालक की, कि ऐसे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं उन्हें कुचालक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करूं, एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल होता है कांच है, रबड़ है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। कांच, रबड़, लकड़ी और प्लास्टिक। अर्धचालक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो निम्न ताप पर तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु ताप बढ़ाने पर अर्थात उच्च ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहा जाता है। बात करते हैं कि सर कि अर्धचालक जो होते हैं एग्जाम्पल कौन होंगे। वर्ग 14 में आता है एक तत्व सिलिकॉन और एक तत्व है जर्मेनियम। ठीक है, वर्ग 14 के जो तत्व हैं उनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो लिखना चालकता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। 3 पार्ट बना लो। चालक, कुचालक और अर्धचालक।
लिख लिया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। लिखना चालक में ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। लिख दिया, उन्हें कौन सा पदार्थ कहते हैं? चालक पदार्थ। एग्जाम्पल लिखना, सभी धातुएं, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। सभी धातुएं, ठीक है। दूसरा लिखना, हाँ इसी में लिखो, चालक दो प्रकार के होते हैं। चालक दो प्रकार के होते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक लिखना धात्विक चालक और दूसरा लिखना वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कुचालक। लिखना कुचालक में ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं। उन्हें कुचालक कहते हैं। हाँ, क्या मुझे बताइए, एक कुचालक ऊष्मारोधी होता है या ऊष्मा का चालन करता है? ऊष्मारोधी, अर्थात एक कुचालक ऊष्मा का चालन भी नहीं करता। एग्जाम्पल लिखना इसमें, रबर, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच। लकड़ी, प्लास्टिक, कांच। ठीक है, लिखना नेक्स्ट अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जो निम्न ताप पर कुचालक, ऐसे पदार्थ जो निम्न ताप पर कुचालक तथा उच्च ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं, उच्च ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। उन्हें अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन है भैया? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन Si और जर्मेनियम Ge। लिख दिया। हाँ, नेक्स्ट, अब मैं जो चालक पदार्थ है, चालकों को कितने भागों में बांटा था भैया? दो भाग। एक तरफ तो आप लिखेंगे धात्विक चालक और एक तरफ लिखेंगे वैद्युत अपघटनी चालक। मैंने चालकों को दो प्रकार में बांटा है, धात्विक चालक और
वैद्युत अपघटनी चालक। सुनना कि सर धात्विक चालक कौन से हैं और विद्युत अपघटनी चालक कौन से हैं। कॉपी पेन बंद करना, समझना फिर। आपने देखा होगा अपने जो बिजली के तार हैं इनमें भी विद्युत धारा का क्या हो रहा है, चालक। ये कौन से चालक है भैया, धात्विक चालक। क्योंकि जो तार हैं वो धातु के बने हुए हैं, या तो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं या कॉपर के बने, अर्थात ये कौन से चालक है भैया, धात्विक चालक। जबकि विद्युत अपघटनी चालक ऐसे चालक होते हैं जिनमें जैसे कोई पदार्थ है, मैंने साल्ट डाल दिया और साल्ट में NaCl डाल के फिर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूं और उसके बाद में चालन होवे, ठीक है। या आपने देखा होगा अपने लैब में अमोनियम क्लोराइड का एक सेल बना हुआ है, ठीक है, NH4Cl का, ठीक है, और उसमें विद्युत अपघटनी चालक होता है। तो सुनना, क्या धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। इनमें इन चालकों में विद्युत धारा का जो चालन होता है वो विद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। सही बात है, ठीक है। अपने जो है लाइन आ रही है, लाइट आ रही है, उसमें कौन गति कर रहे हैं भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। सही बात है। और इनमें विद्युत धारा का जो चालन है वो आयनों द्वारा होता है। विद्युत धारा का चालन आयनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आयन। आयन बढ़ते हैं, जैसे NaCl था तो Na प्लस और Cl माइनस बने, ठीक है, NH4 प्लस और Cl माइनस बनेगा, अर्थात मुक्त आयनों द्वारा होता है। दूसरा, इस प्रकार के चालन में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। आप देख रहे हो तार वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो। इन प्रकार के पदार्थों में या चालकों में रासायनिक परिवर्तन होता है। सही भी बात है। इसमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, जबकि इसमें विद्युत अपघटनी चालकों में किसका प्रवाह होता है, पदार्थों का प्रवाह होता है। नेक्स्ट सुनना, इस प्रकार के चालन में मैं ताप बढ़ाऊंगा, ताप बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनकी टक्कर भी बढ़ेगी। ये तो पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उनमें टक्कर भी बढ़ती है, टक्कर बढ़ेगी तो उनमें प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ता है इसलिए विद्युत धारा क्या हो जाती है, घट जाती है। विद्युत धारा क्या हो जाती है, घट जाती है। आपने ये पढ़ा है V बराबर होता है IR, ये पढ़ रखा है, ठीक है। और मैं V को कांस्टेंट लिख दूं तो I, ठीक है, बराबर 1/R हो जाएगी। अरे भाई V को कांस्टेंट यही है तो I 1/R। जब R को बढ़ाओगे तो I क्या होगी, घटेगी। तो प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो विद्युत धारा क्या होगी, घटेगी, ठीक है। यहाँ सुनना, यहाँ ताप बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ने पर विद्युत धारा भी बढ़ती है, विद्युत धारा भी बढ़ती है। ताप बढ़ाओगे तो आयन ज्यादा टूटेंगे, और आयन ज्यादा टूटेंगे तो यहाँ विद्युत धारा भी बढ़ती है। तो लिखना इधर, पहला पॉइंट क्या होगा भाई, लिखो लिखो। ऐसे चालक पदार्थ, धात्विक में लिखना, ऐसे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन, जिनमें विद्युत धारा का चालन या प्रवाह, विद्युत धारा का चालन या प्रवाह
मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। लिख दिया। वैद्युत अपघटनी में लिखना। ऐसे चालक पदार्थ ऐसे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह या चालन विद्युत धारा का प्रवाह या चालन मुक्त आयनों द्वारा होता है। मुक्त आयनों द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट लिखना तात्विक चालक में इनके वैद्युत प्रवाह में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इधर लिखना इनके वैद्युत प्रवाह में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट लिखो। इस प्रकार के चालन में पदार्थों का प्रवाह नहीं होता है। और इधर लिखना इस प्रकार के चालन में पदार्थों का प्रवाह होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना ताप बढ़ाने पर परमाणविक कंपन या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जिससे प्रतिरोध बढ़ता है। और वैद्युत चालकता घट जाती है। ठीक है। उधर लिखना ताप बढ़ाने पर आयनों का वियोजन बढ़ता है, जिससे आयनों की संख्या बढ़ती है। अरे उधर है भाई। ठीक है। हाँ, मैं क्या लिखा रहा था? ताप बढ़ाने पर आयनों का वियोजन बढ़ता है, जिससे आयनों की संख्या बढ़ती है
और विद्युत चालकता भी बढ़ती है, और विद्युत चालकता भी बढ़ती है। ये दोनों पॉइंट उतारो ऐसे। हाँ, ये दोनों लास्ट वाले पॉइंट लिखने हैं। बेटा दूं नेक्स्ट हेडिंग लिखना, वैद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। वैद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। वैद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। मुझे बताएंगे आप कि कितने प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं? विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण बोल। देखो, एक तो होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। एक तो कौन से होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। सुनना पहले, किसी को परिभाषा आती हो तो पहले बता दे। नहीं, देखो इधर प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, अर्थात इनके वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा को किससे लिखते हैं? एल्फा से। अर्थात इनके वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा होती है एल्फा। वियोजन की मात्रा एल्फा बराबर 100% होती है। अर्थात इनके वियोजन की मात्रा कितने % होती है? 100% होती है। ठीक है, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। और या आप कह सकते हैं कि एल्फा जो वो लगभग किसके बराबर हो जाता है? 100। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, इनके वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा जो अल्फा है वो लेस देन कितने % होती है? 100। अर्थात उनके वियोजन की मात्रा 100% से कम होती है। ठीक है, तनुकरण करने पर या तनुता बढ़ाने पर इनके वियोजन की मात्रा बढ़ती है। जब भी मैं तनु करता जाऊंगा उस विलयन को, वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल की बात करें कि सर इनके एग्जाम्पल कौन होते हैं और इनके एग्जाम्पल कौन होते हैं, सुनना। प्रबल अम्ल नाम सुना है? कौन कौन से होते हैं?
कितने हैं? कोई 6 जो हैं वो परबल अम्ल है। देखो इधर मुख्यतया एक HCl, HBr, अरे एक मिनट, HI, H2SO4, HClO4 और एक होता है HNO3। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? परबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? परबल अम्ल होते हैं। ठीक है। परबल अम्ल, परबल सा, ठीक है, NaOH, KOH, वो सारे के सारे। ठीक है। और नेक्स्ट आता है, एक ये हो गए, एक ये हो गए। नेक्स्ट समझना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने लवण। आपको पिछले साल पढ़ाया था कि परबल अम्ल और परबल सार से बने लवण। चौथा देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बने लवण। एक पार्ट स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने लवण। लवण 4 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अभी आगे आएगा वीक एसिड और वीक बेस। इधर देखना, इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, और तीसरा आता है वीक एसिड प्लस वीक बेस से बने लवण। ठीक है, तो लिखो परिभाषा। परबल विद्युत अपघट्य में लिखना, दो पार्ट कर लो। एक तरफ परबल विद्युत अपघट्य और एक तरफ दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, लिखना परबल में। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उन्हें परबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। उन्हें परबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। लिख दिया, दुर्बल में लिखना, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। लिख दिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इनके वियोजन की मात्रा किसमें लिखोगे? परबल में। इनके वियोजन की मात्रा, इनके वियोजन की मात्रा अल्फा लगभग 100% होती है, लगभग 100% होती है। अरे लगभग ये ऐसा होता है। उधर लिखना, इनके वियोजन की मात्रा अल्फा, इनके वियोजन की मात्रा अल्फा लेस देन 100% होती है। और लेस देन का मतलब
सॉरी सॉरी लेस देन 100%। ये ग्रेटर देन था पहले वाला, सॉरी लेस देन 100%। लिख दिया। हाँ, इधर ही लिखना दुर्बल में। तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। तनुता का मतलब उसमें पानी ऐड करूंगा। तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। फिर दोनों के एग्जाम्पल लिखो। इनके एग्जाम्पल ये परबल अम्ल, परबल सार। हाँ, देखो इधर ये उतार लिए होंगे आपने। हाँ, मुझे बताएंगे आप HCl किसके अंदर जाएगा? HCl क्या है? परबल अम्ल है। ठीक है, HCl इसका एग्जाम्पल है। जबकि एसिटिक अम्ल बोलो, CH3COOH इसका एग्जाम्पल। NaOH किसके अंदर जाएगा? परबल क्षार। जबकि NH4OH इसका है दुर्बल क्षार। एक और देखना, CH3COONA। आप बताएंगे मुझे कि ये किस से बना हुआ है? देखो इधर, जब भी मुझे लवण का पता करना है कि ये किस से बना हुआ है, तो उसका जल अपघटन करवा दो। देखो मेरे को CH3COONA का पता करना है। आपको पता है ये टूटेगा Na+ और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? माइनस। जल अपघटन कराओगे HOH, H+ और OH माइनस। ठीक है, अब देखो H+ किसके साथ में जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या बनेगा? CH3C OOH। और Na किसके साथ में जाएगा? OH। क्या बनेगा? NaOH। ये तो वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस परबल विद्युत उपघट्य में डाला था। ठीक है, जबकि यहाँ में CH3C OO- और NH4+ देता, तो यहाँ H2O से करवाता, तो ये क्या बनता? H+ और OH-। अब देखो एक तो बनता CH3COOH, यही बनता। एक क्या बनता? NH4OH। ये क्या है? वीक एसिड और ये वीक बेस। कहाँ जाएगा? CH3C OONH। ये भी उदाहरण लिख लो। इसके नीचे हाँ, नीचे। NaCl भी इसी में जाएगा, देख लेना। NaCl को भी तोड़ के।
जब भी लवण का पता करना हो उसका जल अपघटन करवा दो, वो खुद ही बोल जाएगा कि मैं किससे बना हुआ हूँ। मैं वीक एसिड से बना हुआ हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस। और आपको केवल ये याद रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस तो आपने याद रख करके, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड तो परबल अम्ल याद रख करके हाँ सर। क्या क्या है, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4 और H2SO4। HF नहीं होता सर। HF नहीं होता। परबल सार की बात करें तो लिथियम को छोड़ दो पहले, NaOH, KOH, हेलिना की रब से पर्याप्त, हेलिना की रब से पर्याप्त, इसको इम्पोर्टेंट। ये 3-4 तो ये हो गए। और एक आता है बाप सेकंड में, और बाप तो वर्बल होना ही है। अपन कहते हैं ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये बाप। और बाप तो हमेशा ही क्या होता है, परबल। ठीक है, तो आप अपने कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो परबल अम्ल और परबल सार। अरे कॉपी के ऊपर लिख ले परबल अम्ल और परबल सार। ठीक है, इनके अलावा सारे क्या होते हैं, दुर्बल। जैसे आपको कहते हो कोई फार्मिक अम्ल क्या होता है, दुर्बल। एसिटिक अम्ल क्या होता है, दुर्बल। क्योंकि इनके अलावा सारे क्या है, दुर्बल। नेक्स्ट है डी रिपोर्ट। लिखो नेक्स्ट हेडिंग। अब देखो लिखते हैं सेल। अब देखो इधर, हाँ, और सेल को मैं 2 प्रकार में बांट रहा हूँ। हाँ, इधर देखना, ठीक है, कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। और एक तो होते हैं विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, इसको ही कहते हैं गैल्वेनिक सेल, और इसी को कहते हैं वोल्टीय सेल। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो कौन होता है, डेनियल सेल। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, डेनियल सेल। ठीक है, एक होते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। सुनना, दोनों में अंतर क्या है। ऐसे सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है, ऐसे सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, और उन्हें विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अर्थात ऐसे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उन्हें विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ऐसे सेल उल्टा चलेगा जिनमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित की जाती है, ठीक है, उन्हें कौन से सेल कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। और विद्युत अपघटनी सेल में कोई सा भी विद्युत अपघट्य डाल दो, उसका अपघटन करवाएंगे विद्युत ऊर्जा देकर, वो हो जाएगा विद्युत अपघटनी सेल। इनका ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक सेल को ही गैल्वेनिक सेल कहते हैं, और इन्हीं को कौन से सेल कहते हैं, वोल्टीय। और इनका एग्जाम्पल क्या होता है, डेनियल सेल। उतारो जल्दी से, मैं परिभाषा लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सेल की तो क्या है,
ऐसे सेल जिसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है या ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है, उसमें सेल के विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में कर रहे हैं, रासायनिक को विद्युत। पहले सेल में के दो पार्ट कर देना सीधे। एक तो है विद्युत रासायनिक या विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल। इन सेलों को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल और इनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया? डेनियल सेल। ये भी उतार इसमें रासायनिक से कौन सी हो रही है? विद्युत। और उधर विद्युत से रासायनिक। हाँ, इनको भी उतार लो, फिर मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ। लिखें हाँ परिभाषा लिखें। देखो ऐसे सेल जिनमें, इधर लिखना, सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को, ऐसे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। उधर लिखना विद्युत अपघटने में, ऐसे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ऐसे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में